बंधन। गुड़गांव में चल रहे अपने ऑफिस के नए प्रोजेक्ट की प्रगति को देखने के लिए जाते हुए रह रहकर मुझे अरुण की याद आ रही है। अरुण यहीं रास्ते में महिपालपुर में ही तो रहता है। उसकी याद आते ही उसके द्वारा बताया उसके घर का पता दिमाग में घूम गया। महिपालपुर में घुसते ही एक पुलिस चौकी है। उस चौकी के ठीक सामने वाली गली का बाईं ओर का तीसरा घर है। वैसे वहां किसी से भी पूछ लेना अरुण सर का घर कौन सा है तो कोई भी बच्चा आपको घर तक पहुंचा देगा। दफ्तर के बाद अरुण ट्यूशन पढ़ाने का काम करता है। उसे यह सलाह मैंने ही दी थी। पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि नौकरी के अतिरिक्त 4 पैसे कमाना चाहे तो इससे अच्छा और सरल रास्ता भला और क्या हो सकता है। वह कई बार मुझे अपने घर आने के लिए कह चुका है और अक्सर घर का पता वह इसी तरह बताता है। उसका कहना है कि उसकी नई बसी कॉलोनी में नंबर से घर ढूंढना टेढ़ी खीर है। लेकिन मैं आज तक उसके घर नहीं गया। पहले तो दिन भर दफ्तर में उसका साथ था ही, इसलिए घर जाने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और जब से मेरा तबादला हेड ऑफिस से इस सब डिवीजन में हो गया है, पहले वाली बात नहीं रही। यहाँ काम की भी अधिकता है और फिर आंख ओझल पहाड़ ओझल। अब भला बिना किसी विशेष प्रायोजन के अरुण के घर जाने की कोई बात भी नहीं समझ में आती। वैसे वह जब जब दफ्तर के काम से मेरे डिवीजन में आता है, मुझे मिले बिना नहीं जाता। वह जब भी मिलता है हमेशा की तरह पाँव छूता है, घर भर का हालचाल पूछता है, फिर जल्दी ही शुरू हो जाता है उसके दुखड़ों का पुराण। उसके पास हमेशा परेशानियों की एक लंबी फहरिस्त होती है। तब वह किसी विशेष मसले पर मुझसे सलाह भी लेता है। बहुत कहने पर ना करता हुआ एक कप चाय पीता है और लौट जाता है। जाते जाते हमेशा की तरह वह घर आने का न्योता देना नहीं भूलता। लगभग 8 वर्ष पहले उसकी नियुक्ति मेरे विभाग में हुई थी। एक दिन यूं ही पूछने पर उसने बताया कि वह बिहार का रहने वाला है, एमए पास है और एक शिक्षित परिवार से है। उसके दादा कॉलेज में प्रोफेसर थे, पिता एक बैंक के लेखाधिकारी हैं। वह भी वहीं एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता था। प्राइवेट कॉलेज वाले 2-3 हजार रुपए में दिन भर काम लेते। उस पर नौकरी से कभी भी निकाले जाने की तलवार सिर पर अलग लटकी रहती थी। उसने यहाँ वहाँ नौकरी के लिए हाथ पांव तो बहुत मारे थे, लेकिन उसके सितारों ने उसका साथ नहीं दिया था। इधर दिल्ली में सरकारी दफ्तरों में चपरासी की भर्ती हो रही थी। पता लगते ही उसके पिता ने एक परिचित के नाम चिट्ठी देकर उसे यहाँ भेज दिया था। एमए पास होकर चपरासी की नौकरी के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन पिता ने ही उसे समझाया था कि उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, इसलिए जो भी सरकारी नौकरी हाथ लगती है पकड़ लो। वैसे भी आज के इस छीना झपटी के युग में अपनी योग्यता और इच्छा अनुसार नौकरियां कहाँ रखी हैं। उसके पिता का कहना था कि सरकारी नौकरी में आजकल वेतन तो अच्छा है ही, साथ ही उम्र भर के लिए रोटी पानी का पुख्ता इंतजाम भी हो जाता है। साथ ही उसमें प्राइवेट नौकरियों की तरह शोषण नहीं होता। बात अरुण की समझ में आ गई और वह इस महानगर में आ गया। वह ऑफिस के दूसरे चपरासियों से बहुत भिन्न है। पढ़ा लिखा है, इसलिए हर काम फौरन समझ लेता है और बिना बताए ही बहुत से काम निपटा भी लेता है। दफ्तर या बाहर के कहीं भी कोई काम हो, वह करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। पता नहीं मेरे व्यवहार में उसे क्या भा गया कि वह अपने घर की हर छोटी बड़ी समस्या का मुझसे हल पूछने लगा था। जैसे मैं कहता वह वैसा ही करता। वह शादीशुदा है। कुछ ही महीनों बाद वह बिहार से अपनी पत्नी और लगभग 2 साल के अपने बेटे को लेकर आया था। वह घर का बड़ा बेटा है, इसलिए अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है। उसका दिल तो बहुत बड़ा है, लेकिन साधन बहुत सीमित हैं। इसलिए अक्सर माँ की बीमारी, छोटे बहन भाइयों की पढ़ाई तथा उनके शादी विवाह के अवसरों पर और तो और उसकी दूसरी संतान बेटी के होने पर भी उसका हाथ तंग देखकर मैं कुछ पैसों से उसकी मदद करता रहता था। पता नहीं कब और कैसे हम दोनों इतने करीब हो गए कि वह मुझे अपने बड़े भाई की भांति मानने लगा, इज्जत देने लगा। ऐसे में दिन त्योहार पर उसके बच्चों के लिए कुछ फल मिठाई भेजना मुझे भी अपना कर्तव्य लगने लगा। लेकिन मेरे तबादले से आई इस दूरी से पिछले काफी समय से यह सिलसिला टूट सा गया है। उधर उसका दफ्तर के काम से आना कम हो गया है, इधर मुझ पर भी काम का बोझ बढ़ता जा रहा है और कुछ घर गृहस्थी के चक्कर भी बढ़ने लगे हैं। अभी 2 सप्ताह पहले इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक मीटिंग में हिस्सा लेने मैं हेड ऑफिस गया था। मैं लगभग साल भर बाद ही वहां जा रहा था, क्योंकि आवश्यक फाइलें आदि तो डाक द्वारा इस दफ्तर से उस दफ्तर आती जाती रहती हैं, इसलिए स्वयं आने जाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उस दिन त्योहारों के बीच पड़ रहा अनुबंधित अवकाश का दिन था।
वह मीटिंग ना होती तो मैं भी कार्यालय से छुट्टी ही करता, इसलिए उस दिन कार्यालय में उपस्थिति बहुत कम थी। मीटिंग बिल्डिंग की 16वीं मंजिल पर थी। मैं फाइलें बगल में दबाए लिफ्ट के आने की प्रतीक्षा कर रहा था कि पीछे से किसी ने आकर मेरे पैर छुए। मैंने देखा अरुण मेरे सामने खड़ा था। अरे भाई अरुण, कैसे हो? बहुत दिनों से वहाँ दफ्तर में नहीं आए। मैं भी आज इस नए प्रोजेक्ट की मीटिंग के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। वहीं गुड़गांव में तुम्हारे पड़ोस में ही चल रहा है। बिना उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए लिफ्ट को आया देखकर मैं लिफ्ट में अंदर चला गया। वह भी मेरे पीछे-पीछे लिफ्ट में आ गया। वह मुझे बहुत परेशान सा लगा। सोचा होगी फिर वही घर गृहस्थी की कोई ना कोई समस्या, किसी छोटी बहन की शादी नहीं होती होगी या बीवी का पाँव फिर से भारी होगा। यह सब तो लगा ही रहता है उसके जीवन में। लेकिन उस दिन मेरे पास यह सब पूछने का समय ही कहाँ था। मीटिंग शुरू होने में मात्र 10 मिनट शेष थे। लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ती जा रही थी। साहब, घर पर सब ठीक है? अंकुर बाबा क्या कर रहे हैं? उसे मेरे बेटे का नाम अब तक याद था। सब ठीक है, अंकुर अब बड़ा हो गया है, इस साल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया है। तुम सुनाओ, सब ठीक तो है? कुछ परेशान से लग रहे हो। अब क्या साहब? लो ये रख लो, आना किसी दिन बैठकर बात करेंगे। अभी मैं ज़रा जल्दी में हूँ। मैंने नोट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा था, लेकिन उसने नोट नहीं लिए। वह वैसे ही निर्विकार भाव से खड़ा मुझे देखता रहा। रख लो अरुण, त्योहार हैं, बच्चों के लिए मिठाई ले जाना। मेरे इतना कहते ही लिफ्ट झटके से रुक गई। 16वीं मंजिल आ गई थी। बाहर निकलते हुए उसके शब्द मेरे कानों में पड़े। आपका तो वैसे भी मुझ पर बहुत कर्ज है। उसे कुछ समझाने का समय ही कहाँ था। मेरे तो दिलो दिमाग पर मीटिंग सवार थी। फिर भी वह रुपए तो मैं उसे देना ही चाहता था। वैसे भी पिछले इतने त्योहारों पर मैं पहले की भांति उसके बच्चों के लिए कुछ भेज नहीं पाया था। मैंने पलटकर पीछे देखा तो वह मेरे साथ लिफ्ट से उतरा नहीं था। लिफ्ट जा चुकी थी और कुछ क्षणों तक अनमना सा वहीं खड़ा मैं फिर नोट वापस जेब में रखकर मीटिंग कक्ष की ओर तेज कदमों से बढ़ गया। गाड़ी चलते हुए मैंने मन ही मन तय किया कि वापसी पे मैं उसके घर होता हुआ जाऊंगा। वैसे भी कितनी बार वह घर आने के लिए कह चुका है। आज शनिवार का दिन है, वह घर पर ही होगा। उस दिन कुछ परेशान भी लग रहा था। उस दिन उसने वह रुपए भी नहीं लिए थे। मैं जानता हूँ उसकी हर परेशानी का मुख्य कारण पैसों की कमी ही होता है। फिर भी बेचारा पिछले उधार की बात कर रहा था, जबकि ईश्वर जानता है मैंने उसकी मदद कभी कर्ज समझकर नहीं की थी। लौटते हुए महिपालपुर पहुंचते ही पुलिस चौकी पर नजर पड़ी। वहीं उसके सामने वाली गली के बाहर ही गाड़ी खड़ी कर मैं गली में आ गया। बाईं ओर के दो शानदार 2 मंजिले मकानों के बाद दबा सहमा सा खड़ा तीसरा घर अरुण का ही होना चाहिए। फिर भी पास ही खेल रहे एक बच्चे से मैंने पूछ लेना ठीक समझा, बेटा यहाँ अरुण सर का घर कौन सा है? सुनते ही उस बच्चे ने मुझे सिर से पांव तक घूरा और हाथ से उसी घर की ओर इशारा कर दिया। अरुण का बताया पता, मेरा अनुमान और उस बच्चे का इशारा सब मेल खा रहे थे। मैंने आगे बढ़कर उस घर की सांकल बजा दी। कुछ ही क्षण बाद 10-11 साल के लड़के ने आकर दरवाजा खोला। उसके पीछे पीछे 5-6 साल की लड़की भी थी। लड़के का चेहरा देखकर ही मैं पहचान गया कि वह अरुण का बेटा दिनेश ही है। कुछ वर्ष पहले एक दिन दफ्तर से छुट्टी लेकर वह अपने परिवार को शहर घुमाने लाया था। तब दोपहर बाद सबको मुझसे मिलवाने दफ्तर ले आया था। उसका कहना था, आप तो साहब कभी घर आएंगे नहीं। मैंने सोचा मैं ही अपने परिवार को आपसे मिलवा दूं। इसलिए दिनेश को देखते ही पहचान गया। वैसे भी उसे देखकर कोई भी पहचान लेगा, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। लेकिन बेटी को नहीं पहचान सका। बेटी को पहले जब देखा था तो बहुत ही छोटी सी थी। तभी मेरी नज़र बच्चों के हाल पर पड़ी। लड़की के तन पर फटी फ्रॉक थी और बेटे के कपड़े बड़ी मुश्किल से तन ढके हुए थे, क्योंकि बहुत छोटे हो चुके थे। मैंने आंगन में आकर पूछा, पापा कहाँ हैं? दिनेश फटी-फटी आंखों से मुझे घूर रहा था। मैं मुस्कुरा दिया, तुम कहाँ पहचानोगे मुझे, तब बहुत छोटे थे। मैं तुम्हारे पापा के दफ्तर से आया हूँ। अरुण कहाँ है? क्या घर पर नहीं है? मेरी बात सुनते ही बेटी दौड़ती हुई अंदर चली गई और अपनी माँ का पल्लू पकड़ते हुए वापस आई। उसकी माँ पहले तो कुछ क्षण तक मुझे विस्मित सी देखती रही, फिर जैसे एकाएक पहचान गई। उसने अरुण की भांति आगे बढ़कर मेरे पाँव छुए, लेकिन मैं उसे पहली नज़र में पहचान नहीं पाया। कृशकाय, काला पड़ा रंग, बिना कंघी के उलझे हुए बाल, सूखा मुरझाया चेहरा, गड्ढों में धसी आंखें, कितनी बदल गई थी वह। आखिर ऐसी क्या विपदा आ पड़ी इस परिवार पर? अरुण ने मुझे बताया तक नहीं। मैं मन ही मन अरुण पर झुंझला उठा। शायद इसलिए वह उस दिन इतना परेशान था। वह कुछ कहना भी चाहता था। मैंने ही मीटिंग की जल्दी में उससे कोई बात नहीं की। मुझे उससे बात करनी चाहिए थी। मैं अपने आप पर बिगड़ उठा।
तभी वह कुछ इस तरह से भीतर जाने के लिए पलटी कि मैं भी उसके साथ हो लिया। साधारण सा कमरा, साधारण सा सामान, दीवारों पर यहाँ-वहाँ से उखड़ा हुआ प्लास्टर, सब मिलकर अरुण की दयनीय हालत की कहानी कह रहे थे। मैं एक कुर्सी पर बैठ गया, वह वहीं दरवाजे के पास ज़मीन पर बैठ गई, दोनों बच्चे उसके कंधों से जुड़कर खड़े थे। मुझे मालूम है आपका भी बहुत कर्ज है, लेकिन आप चिंता न करें, कहकर वह फूट-फूट कर रोने लगी। क्या हो गया है तुम दोनों को? तुम भी वही बात ले बैठी। अरुण भी मुझे 10-15 दिन हुए दफ्तर की लिफ्ट के पास मिला था। वह भी ना जाने किस कर्ज की बात कर रहा था। क्या कहा आपने? कब मिले थे? एकदम सिर उठाकर उसने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। यही कोई 10-15 दिन पहले। वह बहुत परेशान लग रहा था। वह कुछ कहना भी चाहता था, लेकिन मेरे ही पास समय नहीं था, मुझे मीटिंग की जल्दी थी। 10-15 दिन पहले? क्या बात कर रहे हैं आप? उन्हें तो गुज़रे 8 महीने हो गए हैं। क्या? मैं चौंक उठा। आपको तो बहुत याद करते थे। आपका नाम तो आखिरी वक़्त भी उनकी ज़ुबान पर था। आपको वह अपना बड़ा भाई मानते थे, कहकर वह रोने लगी। उसके साथ दोनों बच्चे भी सुबकने लगे। मुझे तो जैसे काट मार गया। मुझे तो अपनी आँखों पर ही विश्वास नहीं हो रहा था कि जो आज देख रहा हूँ वह सच है या उस दिन लिफ्ट के पास जो देखा था वह सच था। मैं तो पूछ भी रही थी कि आपको बुलवा दें, तो बोले कि नहीं, उनका पहले ही मुझ पर बहुत कर्ज़ है। मैं पहले ही उनका बहुत बड़ा बोझ लेकर जा रहा हूँ। रोते-रोते उसकी हिचकियाँ बंध गई थी। मैं वहाँ और ना बैठ सका। बच्चों के लिए जो मिठाई का डिब्बा मैं ले गया था, उस पर कुछ रुपए रखकर उसके बेटे के हाथ में देते हुए मैं चाहकर भी कुछ बोल ना पाया। स्वयं को लगभग घसीटता हुआ मैं बाहर आ गया। तो क्या अरुण को अपने परिवार की चिंता मरने के बाद भी परेशान कर रही है? क्या वह मुझे अपने परिवार के सिर पर अपनत्व का हाथ रखने के लिए कहना चाहता था? या वह स्वयं को मेरा कर्जदार समझता है और स्वयं को मेरे एहसानों के बोझ से मुक्त करवाना चाहता था? वह उस दिन अपनी मुक्ति की तलाश में आया था या परिवार की चिंता उसकी आत्मा को भटका रही है? क्या उस दिन सचमुच मुझे अरुण मिला था या ये मेरा वहम था? मैं तो जैसे चेतना शून्य होता जा रहा था। मैं गाड़ी में जाकर बैठा और सोचने लगा, क्या सोमवार को उस प्रोजेक्ट की प्रगति की रिपोर्ट देने मैं दफ्तर उस लिफ्ट पर जा पाऊंगा? अगर अरुण वहां दोबारा मुझे मिल गया तो? एक सिहरन मेरे शरीर में सिर से पांव तक दौड़ गई। थोड़ी देर बाद मैंने अपने को महिपालपुर से आने वाली सड़क के किनारे अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग पर सिर रखे हुए पाया। पुलिस की जीप तथा कुछ पुलिस वाले मेरे आसपास खड़े कार की आधी खुली खिड़की से मेरे मुंह पर पानी के छींटे मार रहे थे। मेरे होश में आते ही एक पुलिस वाले ने पूछा, क्या हो गया था साहब? मैं उसे क्या बताता? क्या वह मेरी बात का यकीन करता? कुछ नहीं, बस यूं ही चक्कर सा आ गया था, कहकर मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था।